नमस्कार। खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में होंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भुवन। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी कि आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा है आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, अभी तक हमने जितने भी शो किए हैं जी, उन शो में टॉप 6 के दौरान जो लोग पहुँचे, जो प्रतिभागी पहुँचे, वो सारे वो प्रतिभागी थे कि जिनके अंदर एक विज़न था जी, जिनके अंदर एक जज्बा था काम करने के लिए, और जिन्होंने चैनल पर आकर लाइव दर्शकों के सामने इस बात की शपथ ली कि वो करप्शन से मुक्त रहेंगे। उन्होंने ये वादा भी किया कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं जिनकी वजह से राजनेता बदनाम होते हैं, चाहे परिवार के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, जो चंडाल चौकड़ी इकट्ठा होती है, उनको हम कतई भी अपने इर्द गिर्द नहीं आने देंगे और हर हाल में एक ट्रांसपेरेंट प्रशासन उपलब्ध कराएंगे। हमारा जो क्राइटेरिया है, जो शो का उद्देश्य है, और जो मापदंड हमारे हैं, वो तमाम मापदंड इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि उनकी कसौटी पर अगर कोई व्यक्ति कसा जाता है और उसके बाद वो सर्वाधिक अंक लेकर टॉप 6 में आता है जी, वो तभी आ पाएगा कि जब उसके अंदर इस बात का जज्बा होगा, वो ईमानदारी से, सेवा भाव से जी, काम करेगा, वो कर्मठता से काम करेगा, वो पारदर्शी प्रशासन देगा, शासन देगा, वो किसी के कहे सुने से काम नहीं करेगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, जो भेदभाव नहीं करेगा, ना जाति का भेदभाव करेगा, ना क्षेत्र का भेदभाव करेगा, ना कोई और भेदभाव करेगा जी। ये वादा वो करते हैं आगे जी, उसके बाद कहीं विजेता बनते हैं। और टॉप 6 में भी जब आते हैं तब उनसे तमाम उनकी जानकारी ली जाती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आयु की बात हो। एक एक जो मापदंड तय किया गया है वो बड़ा एक लॉजिकली एक सोच के कि क्या हो। अगर आयु की बात हमने की तो 40 और 60 जो आयु वर्ग है उसमें सर्वाधिक 9 अंक किस लिए दिए? इसलिए दिए कि उसमें जोश भी हो और होश भी हो जी। बुजुर्ग बहुत ना हो और इतना यंग भी ना हो कि उसको विश्लेषण करने की क्षमता पूरी ना हो। अंक सबको दिए हैं। अगर 80 साल का भी कोई आता है तो अंक उसके लिए भी है, अगर 25 साल का कोई आता है तो अंक उसके लिए भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई सिलेक्टेड लोग आ सकते हैं। तमाम उम्र के, सब शिक्षा जितनी पाई है, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन अंक अलग अलग है, उनकी कसौटी अलग अलग है। और 11वीं कसौटी भी वो कसौटी है कि जो जनता चुनती है। इससे मुझे लगता है कि जो टॉप 6 में लोग पहुंचते हैं जी, एक पहले राउंड के बाद, वो लोग वही होते हैं जिनके अंदर एक सोच होती है, एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है कि वो अपने क्षेत्र का भविष्य बदलना चाहते हैं, अपने मतदाताओं के बीच सुधार करना चाहते हैं और पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, चाहे विधायक पक्ष के बने और चाहे विपक्ष के बने। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल
दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में आइए रुख करते हैं आज डबवाली हलके का, रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची डबवाली विधानसभा हलके में, जिसमें 48 गांव आते हैं। इसकी सीमाएं पंजाब और राजस्थान से लगती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी डबवाली भी कहा जाता है। मंडी डबवाली हरियाणा का सबसे अंतिम शहर है। यहाँ की कुल जनसंख्या तकरीबन 2,84,000 है। कुछ एक संख्या में पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य तो यहाँ रहते ही हैं। जाट और अनुसूचित जाति के लोगों का निवास यहाँ ज्यादा है। अब नजर यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। डबवाली ने देश को कई कद्दावर नेता दिए हैं, चाहे वो उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला हो या पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। इस फहरिस्त में और भी कई नाम हैं। इस सीट पर हमेशा से इनेलो का ही दबदबा रहा है। कांग्रेस के डॉक्टर केवी सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, जिन्हें पिछले चुनावों में अजय सिंह ने तकरीबन 12,000 वोटों से हरा दिया था, जो वर्तमान में विधायक हैं। तो यहाँ से अजय सिंह चौटाला विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, डबवाली का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? डबवाली विधानसभा क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जी, क्योंकि यहाँ ताऊ देवीलाल के क्षेत्र माना जाता है और पिछले परिसीमन में ये क्षेत्र जनरल कैटेगरी में आया था, उससे पहले ये रिजर्व कैटेगरी में था जी। यहाँ से सिर्फ 2 बार, एक 1982 में गोवर्धन दास और 1992 में संतोष सारवान जी, 2 बार ऐसे विधायक रहे हैं कि जो देवीलाल से संबंधित नहीं थे, चौधरी देवीलाल से जी। वरना जो भी यहाँ विधायक बना गया वही बना कि जो चौधरी देवीलाल ने चाहा, जिनकी उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति जी। इस क्षेत्र में चौटाला गांव भी आता है, जो ताऊ देवीलाल का और ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है, गृह गांव है, इसलिए इस क्षेत्र की जो अहमियत है बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ पर जो चुनाव होता है वो देवीलाल के पक्ष में या चौधरी देवीलाल के विरोध में, 2 ही चीज़ें, तीसरी कोई बात नहीं है, ना कोई पार्टी की बात है, ना कोई दूसरा कोई इशू ही नहीं है वहाँ पर जी। और चौधरी देवीलाल में भी जो उनकी विरासत है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संभाली है। तो चाहे ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे भाई चाहे रंजीत हो, चाहे प्रताप, जिनका भी निधन हुआ है जी। उन लोगों का बोलबाला नहीं है। बोलबाला है तो वही जो ताऊ देवीलाल के लोग हैं या उनकी जो विरासत संभाल रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे उनके बेटे आए अजय और अभय के। ये पूरा समीकरण वहाँ पर रहता है। इसी के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स वहाँ पर घूमती है। डॉक्टर केवी सिंह पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो ताऊ देवीलाल के ओएसडी रहे हैं और इसी परिवार से आते हैं, लेकिन परिवार के नाम पे, ताऊ देवीलाल के नाम पे जो वोट मिलती हैं, वोट मिली अजय चौटाला को। अजय चौटाला इस वक्त जेल में है, जो पीछे केस हुआ था जेबीटी के सिलसिले में, भर्ती सिलसिले में। इस बार भी जो चुनाव होगा, देवीलाल परिवार से कोई भी आए, अजय चौटाला हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला हो या वे चौटाला, कोई भी हो, वो रहेंगे। और सामने डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के हो सकते हैं, फिर संघर्ष वही हो सकता है, फिर स्थितियां वही हो सकती हैं तो पिछली बार थी। लेकिन अगर इन लोकसभा चुनाव को हम देखें, जो भी लोकसभा चुनाव हुए थे, डबवाली क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी इनेलो का ही जीता, लेकिन जो वोट का मार्जिन था, पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोट का मार्जिन था वो डॉक्टर केवी सिंह और अजय चौटाला के बीच में करीब 13-14 हज़ार का था, लेकिन इस बार मार्जिन घट के कम रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर देवीलाल परिवार की या ताऊ देवीलाल के अजय चौटाला की पकड़ कमजोर रही है। सिर्फ कारण ये है कि वहाँ पर बहुत फोकस नहीं किया गया, क्योंकि पूरा चुनाव दुष्यंत चौटाला के आसपास था। अभय चौटाला प्रदेश में घूम रहे थे, अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जेल में अंदर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, डॉक्टर केवी सिंह ने जो कांग्रेस में है पूरी मेहनत वहाँ पर करी थी, पूरी ताकत लगाई थी, इस वजह से मार्जिन कम रहा। काम मान आप पहले कभी हुए बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस बार भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए। समीकरण वही रहेंगे, डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस से हो सकते हैं और चौटाला परिवार से कोई भी व्यक्ति होगा। लगता है कि मुकाबला इन दोनों के बीच में होगा। परिणाम
जैसे हर बार होते जी। हैं वैसे होंगे या नहीं होंगे, ये मतदाता का मूड बताएगा। चलिए, और थोड़ी और सियासी चर्चा हम यहाँ पर जी। कर लेते हैं, वक्त भी है और अनिल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अनिल जी, क्या वाकई बीजेपी गिरगिट की तरह रंग बदलती है? हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा तो यही मानते हैं। देखिए, कुलदीप शर्मा जी क्या मानते हैं वो बेटर जानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक दल और राजनेता कहीं भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हजका हो, चाहे एबीसी कोई पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो। जी जी। अच्छा राजनेता आज की जो भाषा माना जाता है वही माना जाता है जो परिस्थिति के हिसाब से बदल ले। उसको क्रिकेट में रंग बदलना कह लें या कुछ और कह लें। जी। जो कुलदीप शर्मा जो बयान दे रहे हैं भाजपा के लिए, वो हजका भाजपा के जो रिलेशंस के बीच में बात चल रही है, गठबंधन को लेकर बात चल रही है, या भाजपा के अब तक जो गठबंधन रहे हैं उन सबको मद्देनजर रख के वो कुलदीप शर्मा बात कर रहे हैं। और ऐसा लग भी रहा है लोकसभा चुनाव के बाद जब 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती है जी, उसके बाद से हजका और भाजपा के संबंधों में जो तल्खी पहले से थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आसार यहाँ तक है कि दोनों के जो रास्ते हैं पूरी तरह से लगभग अलग दिख रहे हैं। अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये लग रहा है कि दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पे जो पहले तय हुआ था गठबंधन में, हजका को 45 सीट देने को तैयार नहीं है, कुलदीप बिश्नोई को पहला मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, और मानना भी नहीं चाहिए। इस वक्त जो पोजीशन बीजेपी की है और जो हजका की पोजीशन है, उसमें लगता नहीं कि ये चीजें जो तर्कसंगत एक गठबंधन है, तो उस गठबंधन को रिवाइज बीजेपी करना चाह रही है। और बीजेपी की कोशिश भी ये भी है कि हजका बीजेपी में मर्ज हो जाए। वो भला क्यों स्वीकार करेंगे? चर्चाएं ये भी है कि विनोद शर्मा जो कांग्रेस में थे पहले, हुड्डा के बड़े बहुत खास सखा कहे जाते थे, वो छोड़ गए कांग्रेस को। उनके और कुलदीप बिश्नोई के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, वो दोनों एक हो सकते हैं। और बीएसपी एक बहुत बड़े की फैक्टर के तौर पे सामने आ रही है। बीएसपी इनेलो के साथ भी जाने की बात चर्चा है, और बीएसपी हजका और इनके साथ भी जाने की चर्चा है। ये तमाम बातें चल रही हैं। और बीजेपी जो रंग बदल रही है वो रंग इसलिए बदल रही है कि बीजेपी को पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अपने बूते वो हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति में हो, कॉन्फिडेंट है। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि बीजेपी ने 7 लोकसभा सीट जीती हो, अधिकतम 5 सीटें जीती हैं वो चौटाला के साथ गठबंधन में। इस बार जो 7 सीटें जीती हैं, वो सच बात यह है कि भले ही हजका के साथ गठबंधन हो, लेकिन इन 7 सीटों की जीत जो हुई है उसमें हजका का रोल उतना बड़ा नहीं रहा जितना मोदी का रोल था। अगर इन चीजों को देख के अगर बीजेपी आज अपनी बात बदल रही है, अगर वो दोबारा उसको गठबंधन को परिभाषित करना चाहती है, तो अपनी जगह राजनीति में हम कह सकते हैं कि वो ठीक है। उनको लगता है कि इस बार सीएम अपने दम पे बना सकते हैं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में आए हो, चाहे धर्मवीर आए हो, चाहे रमेश कौशिक हो, राजकुमार सैनी हो, ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी काडर के कभी नहीं रहे। एक रतनलाल कटारिया और कृष्णपाल गुर्जर को अगर हम छोड़ दें, और अश्वनी भी बिल्कुल अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि जब अगले दम पे हम अगर सरकार में आ सकते हैं तो क्यों ना आए। लेकिन अगर आसार ऐसे नहीं हुए, अकेले चुनाव में लड़े, आज तक का इतिहास रहा है कि 1987 में जब ताऊ देवीलाल के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब पूरे आंधी चली थी प्रदेश में, 85 सीट बीजेपी और ताऊ देवीलाल का गठबंधन ले गया था, तब अधिकतम सीट 17 सीट गठबंधन में बीजेपी ने जीती थी। ताऊ देवीलाल का साथ था, डॉक्टर मंगल सेन सरीखा प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी का, और पूरे प्रदेश में लहर थी। उसके बाद गठबंधन में 1996 में बीजेपी ने 11 सीट जीती, जब बंसीलाल के साथ गठबंधन था। अदरवाइज जब भी अकेले चुनाव बीजेपी लड़ी है, चाहे 2004 में लड़ी, चाहे उससे पहले लड़ी, 2009 में लड़ी, अपने बूते 2 और 4 और 6 इससे अधिक सीट कभी नहीं जीती है। इस बार उनको आसार लग रहा है कि 52 सीट पे लोकसभा चुनाव में आगे रहे, शायद हम चुनाव जीत जाए और सरकार बना ले। बढ़त नजर वाकई में 2014 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली, शायद वही आत्मविश्वास अपने रंग बदलने को मजबूर कर रहा है। जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।